हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने यूपीएसआई के लिए अभी यूपी जीके की क्लास लेके आ रहे थे, अभी तक हमने 3 क्लासेस पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारी चीजें हमने डिस्कस किया। आज हमारा बहुत ही खास सेशन होने वाला है। उसी के क्रम में अगला आज हम तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र, मैदानी का निर्माण कैसे होता है, कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला लगता है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में जो तीनों फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश में, कौन सा फसल पहले स्थान पे आता है, कहाँ पे कौन सी फसल होती है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास में ऐसे प्यार दिखाते रहिए। अब तक आपने हमारी क्लास को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, इतनी उम्मीद नहीं थी जितना आप लोगों ने प्यार दिखाया है। साथ इसको भी ऐसे प्यार दीजिए। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बेसिक कुछ क्लियर कराता हूं कि भावर क्षेत्र कहते किसे हैं। देखो, हर कोई बता देगा भावर के अंदर क्या आता है, तराई के अंदर क्या आता है, कौन कौन से जिले, मैदानी क्षेत्र। पर मैं आपको यहां से बेसिक क्लियर कराता हूं। अब बेसिक क्लियर करने का मतलब सिंपल सी बात है। देखो, ये रहा माउंटेन। जब माउंटेन से नदियां नीचे आती है ना, तो अपने साथ ये पत्थर भी लेके आती है। क्या लेके आती है? बड़े बड़े पत्थर। छोटे छोटे पत्थर नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आती है। आपसे बड़े बड़े पत्थर बड़े होते हैं बेटा, ये मत सोचना कि छोटे छोटे पत्थर। जब ये पत्थर लेके आती है ना, एक समय ऐसा आता है कि ये यहां से इसके ऊपर से बहना बंद इनका हो जाता है। इनके पास इतनी शक्ति नहीं बचती, इतनी स्पीड नहीं होती कि इसके ऊपर से बह सके। तो इनकी स्पीड जब छिड़ होती है तो ये इसके अंदर से बहने लगती है, इसके अंदर से। तो जब नदियां, एक परिभाषा है भावर क्षेत्र का, आप बोलोगे जब माउंटेन से कोई नदी नीचे की तरफ जब बढ़ती है, पर अपने साथ पत्थरों को या पर्वतों को अपने साथ पत्थरों को जब लेके आती है, तो जिस स्थान पे नदियां गायब हो जाए, अंदर से नदी बहने लगे, पत्थरों के अंदर से जब नदियां बहने लगती है, नदी गायब हो जाए, तो उसी क्षेत्र को हम भावर क्षेत्र कहते हैं। ये ककड़ीली और पथरीली होती है। बात समझ आ गई? ये क्या है? यहाँ पे नदियां गायब है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा भावर क्षेत्र। अब ध्यान देना, तराई क्षेत्र किसको कहते हैं? जब नदी अपने साथ यहां से आती है ना बेटा, ऐसे 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 ऐसे, तो अपने साथ एक मलबा, गाज, अवसाद लेके आती है, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। यही कहलाता है दलदली क्षेत्र, यही है तराई। ठीक है, ये रहा आपका तराई। मैं आपको लिख देता हूं। ये रहा आपका तराई क्षेत्र। अब इसके नीचे क्या, इसके बाद क्या होता है? यहीं से ही नदी धीरे धीरे बहने लगती है, अपने साथ मिट्टी लेके आती है। और ये नदी बह रही है, अपने साथ मिट्टी, विशाल मिट्टी लेके आती है, यहीं से विशाल मैदान का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो। मैंने कहा भैया, जब कोई हिमालय, कोई पर्वत से, ये रहा पर्वत, पर्वत से जब कोई नदी नीचे आती है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है। जब यहां से नदी दिखना बंद हो जाए तो इसको भंवर क्षेत्र कहते हैं। और जब भंवर क्षेत्र के आगे नदी बढ़ती है ना, तो इनकी इतनी शक्ति नहीं होती कि बड़े बड़े चट्टानों को ला सके। तो ये क्या करते हैं भैया, अपने साथ छोटे छोटे अवसाद, मलबा, ये सारी गाज, ये सारी चीजें लेके आते हैं। और ये क्या कहलाता है? यही तराई क्षेत्र कहलाता है, जो दलदली होता है। ठीक है, ये रहा आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद यहां से जब नदी निकलती है, ये मान लो गंगा यमुना ये नदी निकली, ये अपना विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। क्वेश्चन आ गया कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आप दोआब बताओगे। मैंने क्या बोला फिर से समझना कि कैसे फॉर्मेशन होता है दोआब और तराई और भावर का। ध्यान से समझो, बहुत बड़ा एक पर्वत है, पर्वत से पानी, नदी जो है, नदी का उद्गम हुआ और वो नीचे गिर रहा है। वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आएगा, स्पीड ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े विशाल पत्थर लेके आएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा ना कि इनकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर ये पत्थर के अंदर से भरना स्टार्ट कर देंगी। जहां पर नदी दिखना बंद हो जाए, अंदर से पानी बहने लग जाए, वही कहलाता है आपका भंवर क्षेत्र। फिर इसके बाद जब वो बहते 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 एक समय तो ऐसा भी आएगा ना कि वहां से वो छिड़ होते 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 वहां से कुछ अवसाद भी नीचे साथ लेके आएंगी, गाज लेकर आएंगी, छोटे 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 मलबे लेके आएंगी। तो उसको कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र बाद नदी सिंपल से निकलती है, अपने साथ बालू लेकर आती है, गाज लेकर आती है, अवसाद लेके आती है, ठीक है, कुछ मलबा लेके आती है। वहीं से ही बहुत बड़े विशाल मैदान का निर्माण होता है।
जो दो नदियां हैं, दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। यहां तक चीज क्लियर है, बेसिक आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि अपने उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो यहां पर आपको ना पत्थर पर्वत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे पठार देखने को मिलता है, वो बताऊंगा कहां पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भैया भंवर क्षेत्र तराई क्षेत्र है और गंगा यमुना का जो मैदान है, जो प्लेन है, और पठार, इसको ना नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ में सेट करो। तो आप कैसे सेट करोगे, ये आपको पता होना चाहिए ना। देखो पहले तो आप मैप से हमेशा देखा करो, ये रहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे भावर क्षेत्र है, जो भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र यूपी में कहां पे पाया जाता है। जो अपना फॉर्मेशन है भावर क्षेत्र का, यहां से स्टार्ट होता है। ये क्या है, भावर क्षेत्र है। कोई आपसे पूछे यूपी में भावर क्षेत्र कहां पे है, तो आप बताओगे सबसे उत्तर में। ठीक है, ये रहा आपका भावर क्षेत्र। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तराई क्षेत्र कहां पे है, तो आप तराई क्या बताओगे। ये रहा तराई क्षेत्र। तराई का मतलब दलदली क्षेत्र। ये दिख रहा है आपको। इसके बाद आता है क्या, तराई क्षेत्र। अगर मैं मैदान की बात करूं, देखो मैप से आपको क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले भंवर क्षेत्र आता है, भंवर के बाद आता है तराई, तराई के बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है वो आता है मैदान। गंगा यमुना का मैदान इसको बोलते हैं बेसिकली। गंगा यमुना के द्वारा, राम गंगा गमना में ना, इन्हीं के द्वारा मैदान का निर्माण होता है। अगर कोई भी मैदान का निर्माण होगा तो नदियों के द्वारा ही लगभग होता है। ठीक है, तो अपना उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा भूभाग है मैदान का। ये भैया जो पूरा मैदान है ना, ये ये आपका बोलते हैं, ये आपका, सॉरी, ये रहा पूरा मैदान का। ठीक है, यहां तक अभी बताऊंगा और भी चीजें, पहले मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर है। और ये रहा आपका तराई क्षेत्र, ये रहा मैदान का क्षेत्र। अब जो ये क्षेत्र बसता है, ये आपका भैया पठार है। अपने उत्तर प्रदेश में दो प्रकार का पठार है। एक तो बुंदेलखंडी पठार यहाँ पे, और ये है बघेलखंड। बघेलखंड पठार, ये रहा है बुंदेलखंड। ये तो क्षेत्र है ना बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड पठार। अब मैं चीजें आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको फिर से समझाता हूं, अच्छे से समझो मैंने क्या बोला अब तक। भंवर का निर्माण कैसे होता है, जब पर्वत से कोई नदी नीचे की तरफ गिरती है तो अपने साथ बहुत बड़े पत्थर लेके आती है। जहां पे नदियों का दिखना बंद हो जाए, पत्थर के अंदर से नदी अगर बहने लग जाए, तो भंवर क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद बात आती है तराई की। भंवर क्षेत्र के आगे ही जब भंवर छोटे छोटे मिट्टी, गाज और ये सारी नदी अपने साथ लेके आती है, जो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं, वो आपका तराई कहलाता है। तराई के बाद से नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती है। ठीक है, वहीं से क्या निर्माण होता है, बहुत बड़ा मैदान का निर्माण। और दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में कि आपसे ये पूछ लिया जाए नॉर्थ टू साउथ भंवर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, और पठार कैसे क्या निर्माण होता है, तो आप क्या बताओगे। नॉर्थ टू अगर साउथ बात कर लिया जाए, सबसे पहले आता है आपका भाबर क्षेत्र, दूसरा आता है आपका तराई, तीसरा नंबर पर आपका आता है गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका आता है पठार। पठार वो भी दो प्रकार का, कौन कौन से, एक होता है बुंदेलखंड का, और दूसरे नंबर को बघेलखंड। बघेल बघेल खंड का। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। मैं बोल दूं आपको एक बार अच्छे से, परिभाषा के रूप में आपको मैं समझा दूं, अगर परिभाषा बोलना चाहूं तो। देखो सिंपल सी बात है, नदियां पत्थरों के बीच जब गायब हो जाए,
नदियां जब पत्थरों के बीच गायब हो जाए, भावर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भावर आगे के क्षेत्र के आगे जहां पे आपको अवसाद देखने को मिलता है, दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है, वो आपका तराई क्षेत्र कहलाएगा। और तराई क्षेत्र के आगे जहां पे बड़ा विशाल का मैदान मिलता है, वही गंगा यमुना के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, वो आपका मैदान है। मैदान के बाद आपको 300 मीटर के आसपास की ऊंचाई तक, और उसका जो हाइट हो समतल हो, वो पठार कहलाता है। और अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर प्रदेश में इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या बताओगे कि ये इसका वितरण क्या है? सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र के बाद क्या आता है? तराई क्षेत्र। तराई के बाद क्या आता है? गंगा यमुना का समतल, मतलब गंगा यमुना का मैदान। इसके बाद क्या स्थान का नाम आता है? पठार। पठार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो हो गया बघेलखंड, एक हो गया बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। अगर बुंदेलखंड, अगर पठार की बात करूं, उसके अंदर कितने जिले आते हैं? 7 जिले। 7 वही जिले आएंगे जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। महोबा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी और आपके ललितपुर, यही सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि बघेलखंड में कितने जिले आते हैं पठार के, तो आप 2 बताओगे। एक मिर्जापुर बताओगे, ठीक है, यहाँ पे एक मिर्जापुर है आपका, और ये आप दूसरा सोनभद्र। चीजें क्लियर है आपको? मैंने क्या बोला कि भारत में भारत के उत्तर प्रदेश में जो पठार है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा? एक बघेलखंड, और दूसरा क्या बताओगे आप? दूसरा बताओगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में 7 जिले, वही सेम जो बुंदेलखंड वाले जिले आते हैं, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इसके बाद ललितपुर, चित्रकूट। अगर मैं बात करूं कि बघेलखंड में कितने जिले आते हैं पठार वाले क्षेत्र में, तो 2। कौन कौन सा? एक तो आप बताओगे मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र बताओगे। यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर है? अब तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे ना? समझ में आ गया कि तराई क्षेत्र किसे कहते हैं, भावर क्षेत्र किसे कहते हैं? देख लो अच्छे से, खूब अच्छे से देख लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताओगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, और उपजाऊ कहाँ? ये मिट्टी अपना ये समतल में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पर, अगर मैं बात करूं कि तराई क्षेत्र की, क्वेश्चन में आ जाता है कि भैया तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप क्या बताओगे? यूके और नेपाल से जो सटे हुए जो जिले हैं, उन्हीं का नाम बताओगे आप, ठीक है। जो यहाँ पे जिले आते हैं, सिद्धार्थनगर वगैरह जो सारे जिले हैं, उनका आप ऑप्शन अगर दिखे तो आप टिक कर देना। उसे रेयरेस्ट आते हैं, पर यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो, जो दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पे पानी की अधिकता होती है। क्या होती है दलदली क्षेत्र में? पानी की अधिकता होती है। और जहां पे पानी की अधिकता होती है ना, वहां पे 2 फसल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, एक गन्ना और एक चावल। अगर मैं आपसे कहूं तराई क्षेत्रों में कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो आप कहोगे गन्ना और चावल। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा अधिकता होती है, पर ये बीमारियों का केंद्र भी माना जाता है। देखो, दलदल होगा, छोटे छोटे कीट पतंगे उड़ेंगे, तो बीमारियों का केंद्र भी होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा उपजाऊ, तो आप जलोढ़ मिट्टी बताओगे कि जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ जो मिट्टी है इसका हब है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। और अगर बात करूं तराई क्षेत्र किसके लिए फेमस है, किस फसल के लिए, तो आप गन्ना तथा चावल की खेती के लिए बताओगे, क्योंकि इसमें पानी की सबसे ज्यादा अधिकता होती है, इसीलिए यहाँ पे ये फसल उगाए जाते हैं। ये चीजें आपको क्लियर है सारी चीजें? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ू। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आपकी ये चीजें क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कर लें एक दो, आ जाओ। देखो, कौन सी फेमस नदियां हैं जिले के हिसाब से, क्या क्या कैसे चीजें हैं, सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ में आपको ये बताऊंगा कौन सा जिला किस चीज के लिए फेमस है, सारी चीजें डिटेल कराऊंगा। अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे बस पढ़ते चलो, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तरी भाग में पाई जाने वाली कंकरीली एवं पथरीली भूमि के क्या कहते हैं? देखो, कंकरीली और पथरीली भूमि की बात किया है, और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि भैया जो भावर का क्षेत्र होता है, ये ककरीली और पथरीली होती है। तो आपका ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, भावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तरी भाग में पाई जाने वाली दलदली भूमि को क्या कहते हैं? दलदली भूमि का मतलब क्या? तराई। तराई में कौन सा फसल? अभी आपको बताया क्या मैंने, गन्ना और चावल, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख रहे हो, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लो आप कैसे क्वेश्चन, सिर्फ इस दो क्वेश्चन के लिए वो सारा कॉन्सेप्ट था। आपको मैंने बेसिक भी करा दिया कि भावर और तराई क्षेत्र कहते किसे है, और साथ में मैंने ये भी करा दिया कि कौन सा फसल यहाँ पे उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, पर अब बात करते हैं कि फसलों की उत्तर प्रदेश में कैसी फसलें पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार की फसलें पाई जाती है। जो आपको पता होगा, रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों प्रकार की जो फसलें होती है उत्तर प्रदेश में कैसे क्या होता है। और साथ में मैं आपको यहाँ से बेसिक से कराते हुए चलूंगा कि रबी फसल बोया कब जाता है, काटा कब जाता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, आ जाओ। ये तो यूपी का मैप है, थोड़ा रिवीजन करा दूं आपका पुराना। अगर मैं आपसे कहूं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, मैप में देखो, क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपके मन में रिकॉल हो रहा है? चलो मैं आपको बता देता हूं, बलिया। बलिया जो है भैया, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सबसे दक्षिणी जिला बताओ। नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। चलो, तुम सबसे उत्तरी जिला क्या है? सबसे उत्तरी जिला आपका भैया आता है सहारनपुर, और सबसे पश्चिमी जिला आता है शामली, और सबसे दक्षिणी जिला आपके लिए। ठीक है, एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसको तीनों तरफ से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसके तीनों तरफ से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है, तो आप क्या बताओगे? बताओ भैया। ललितपुर सीधे दिख रहा है, इतना कंफ्यूज क्यों होना है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसको चारों तरफ अलग अलग प्रदेश है। एक तरफ बिहार है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है। कुछ याद आ रहा है? मैंने दो ऐसे बताए थे जिले की, याद करेंगे। ललितपुर था, एक सोनभद्र था भैया। सोनभद्र के बारे में, एक तरफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, चारों तरफ गिरे हुए। सोनभद्र की बात आएगी, ललितपुर की बात आएगी, तीनों तरफ मध्य प्रदेश गिरा हुआ है। कितना आसान है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? लखीमपुर खीरी, खीरे मैंने आपको बता रखा है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। चकेरी कल्याणपुर एयरपोर्ट कहां पे है? अगर आपने मेरा एयरपोर्ट वाला क्लास देखा होगा, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने एयरपोर्ट के बारे में बताया था। कानपुर में है। कानपुर में क्या है? चकेरी, चकेरी तथा कल्याणपुर एयरपोर्ट। अगर हिंडन की बात करूं, हिंडन एयरपोर्ट कहां पे है? तो भैया यूपी 14 गाजियाबाद। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पे है? चौधरी चरण सिंह कहां पे है? बमरौली एयरपोर्ट कहां पे है? इलाहाबाद। अयोध्या में कौन सा है? पिछला लेक्चर है बेटा, ध्यान से। अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो लेक्चर को फिर से देखो, उसको लिखो अच्छे से, मेरे साथ बार बार दोहराते जाओ तो अच्छी चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं होता, लेक्चर देखने के साथ उसको फील भी करना होता है, चीजों को याद करना होता है, कि साथ बोलते हुए समझना भी होता है कि समझो। जब मैं कहूं चकेरी कहां पे है तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए, कल्याणपुर कहां पे है तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं होती है। आई बात समझ में? आज जो फसल पे बात करते हैं, देखो रबी फसल बोने का टाइम क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। रबी फसल जो होता है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, मतलब ये कब, कौन सा ये फसल होगा? अगर मौसम के हिसाब से बोलूं, ये ठंडियों में बोया जाता है। काटा कब जाता है? गर्मियों में, मार्च से मई के बीच में। और कौन कौन से इसमें आते हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर आदि। चीजें क्लियर है आपको? अब बात करूं मैं खरीफ फसल की, कब बोया जाता है भैया? जून से जुलाई के बीच में, मतलब गर्मियों के समय में। इसको काटा कब जाता है? ठंडियों में, सितंबर से अक्टूबर में। ये बरसात के शुरुआत में, जून से जुलाई के बीच में इसको भैया बो दिया जाता है। काटा जाएगा ठंडियों में, कब? सितंबर से अक्टूबर में। इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से फसल आते हैं? धान, मक्का, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और मूंगफली। मैंने क्या बोला? इसके अंतर्गत धान आते हैं, मक्का आते हैं, बाजरा आता है, अरहर आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है। ठीक है, कब ये काटा जाता है? सितंबर से अक्टूबर में। बोया कब जाता है? जून से जुलाई में। खरीफ फसल की बात हो गई। मेरे साथ अच्छे से अगर नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे अच्छे से समझो। ठीक है, आगे चलूं। अब बात आती है जायद फसल की। जायद फसलें ये मार्च से अप्रैल में बोया जाता है, जून से जुलाई में काट दिया जाता है।
मार्च से अप्रैल में बो दिया, जून से जुलाई में काट दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन, ये ज्यादातर इसमें तरबूज आएगा, खरबूज आएगा, ककड़ी आएगा, लौकी आएगा, परवल आएगा, तुरई आएगा, जिसको तुरई को हम लोग क्या बोलते हैं, ननुआ भी बोलते हैं। कई लोग अभी जाके यहाँ पे, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो या कोई बड़े शहर में रहो, जाके बोलो भैया 1 किलो ननुआ दे दो, तो ननुआ यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता, यहाँ पे लोग तुरई ही जानते हैं। ठीक है, अगर यूपी ईस्ट के साइड से अगर आप बिलोंग करते हो तो वहां पे लोगों को तुरई, तुरई का मतलब पता होगा। और लौकी का अगर मतलब राजस्थान में अगर पूछा जाए तो लोग लौकी दे दो शायद नहीं समझेंगे, घिया वहां लोग जानते हैं कि घिया। ठीक है, वहां सब ज्यादा फेमस सब्जी टिंडे लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। मैं भी राजस्थान रहा हूँ, तो इसलिए कुछ चीजें मुझे वहां पता है। तो ये रहा तीनों फसल की बात। बेटा अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थान पहला पहला कौन से फसल का है उत्पादन की दृष्टि से। भारत के उत्तर प्रदेश का जो राज्य है उसका कौन सा स्थान है। ठीक है, गेहूं पहले नंबर पे आता है, आलू भी पहले नंबर पे, आम पहले नंबर पे, अमरूद पहले नंबर पे, आंवला पहले नंबर पे, शहद पहले नंबर पे। कंफ्यूज नहीं होगे, इतने सारा फसल है। उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में, उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फसल पहले स्थान पे आते हैं, तो आप क्या बताओगे। गेहूं, आलू, गेहूं, आलू, आम, अमरूद, आंवला और शहद। चीजें क्लियर है आपको अच्छे से। देख लो मैं हट जाता हूं एक बार अच्छे से। उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किस किस फसल का है, तो आप गेहूं बताओगे, आलू बताओगे, आम बताओगे, अमरूद बताओगे, आंवला बताओगे और शहद बताओगे। ठीक है, आगे चलूं। देखो अब कुछ मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, चाहे तो नोट डाउन कर लेना। जो सोयाबीन अगर बात करूं, सोयाबीन का जो प्रमुख उत्पादन नंबर 1 पे कौन आता है, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में कहां पे होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप उत्तर प्रदेश में बताओगे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, वहां भी सोयाबीन की खेती होती है। यूपी के बुंदेल का क्षेत्र में क्यों, क्योंकि जो एमपी का जो क्षेत्र है ना, वो अपने बुंदेलखंड से टच होता हुआ है, कुछ जिले वहीं पर ही होती है चीजें। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा और जो पंजाब में सबसे सर्वाधिक क्या होता है, गेहूं होता है। तो इन राज्यों को अगर संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो इसको बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं यूपी की, हरियाणा की और पंजाब की, गेहूं का है उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगर इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला करके यार क्या बोला जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर देखो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, नो डाउट। अगर मैं बात करूं प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे, तो आप पंजाब बताना। ठीक है, चलो चावल की उत्पादन की दृष्टि की बात करूं तो बंगाल पहले नंबर पे आता है और अपना जो उत्तर प्रदेश है ये दूसरे नंबर पे आता है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। चावल के उत्पादन के नंबर पे अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश का दूसरा है, पहला है वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे चलूं, आ जाओ। देखो व्यवसायिक कुछ फसलें भी होती है। व्यवसायिक फसल का मतलब होता है ऐसा फल जिसको हम उगाते तो हैं पर फायदे के लिए, मुनाफे के लिए, कमाने के लिए, अपने यूज के लिए कम। खाद्यान्न फसल का मतलब होता है जो हम ज्यादातर हम खाते हैं, बेचते हैं नो डाउट, पर ज्यादातर उसको खाने में यूज होता है। लेकिन जो गन्ना एकमात्र ऐसा फसल है, हम जितना खाते हैं उसका कई गुना ज्यादा उसको बेचते हैं। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यवसायिक फसल की बात करूं तो गन्ना है, जिसका उपयोग चीनी बनाने में भैया, गुड़ बनाने में, एथेनॉल उत्पादन में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यवसायिक फसल कौन सी है, तो आप गन्ना आंसर करोगे, जिसका उपयोग चीनी, गुड़, एथेनॉल बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता है। खाद्यान्न फसल का मतलब जो खाने योग्य हो। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये देखो, खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जो मुख्य रूप से खाने के लिए उगाई जाती हैं और जिसका इस्तेमाल मानव आहार में होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य भोजन की आपूर्ति करना होता है, जिसमें क्या क्या शामिल है, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, मूंग और चना। ठीक है, मैंने क्या बोला, उत्तर प्रदेश जो है भैया भारत में पहले स्थान पे आता है खाद्यान्न को उत्पादन की दृष्टि से। खाद्यान्न में क्या मतलब, जो जिसका मुख्य उद्देश्य मानव या आहार के लिए, भोजन के लिए होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं फसल,
गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, मूंग और चना। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं गरीबों का मित्र किसे कहा जाता है, कौन से फसल को गरीबों का मित्र, आलू को कहा जाता है, क्योंकि आलू एक ऐसा है जो सस्ती है, पौष्टिक है, आसानी से उपलब्ध मिल जाती है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। आजकल लोग तो इसको प्री वर्कआउट भी यूज करते हैं, जिम जाने से पहले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके बॉडी में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे आप हैवी इंटेंसिटी वाला वर्कआउट कर सकते हो। तो लोग दही आलू खाना पसंद करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीजें बता दी। तो गरीबों का मित्र किसे किसको कहा जाता है भैया, आलू को कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने ये देखा कि भावर क्षेत्र किसे कहते हैं, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं, और गंगा यमुना का जो मैदान कैसे क्या निर्माण होता है। पठार, पठार अपने भारत उत्तर प्रदेश में दो प्रकार का, एक बुंदेलखंड का हो गया, एक बघेलखंड का हो गया। और बुंदेलखंड में 7 जिले, बघेलखंड में 2 जिले, एक हो गया आपका सोनभद्र, दूसरा हो गया मिर्जापुर। उसके बाद हमने फसल के बारे में जाना। फसल से यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन सा फसल पहले स्थान पे आता है। ये सारी चीजें हमने देख ली। और अगला जो लेक्चर होगा इससे ही ज्यादा खास होने वाला है। बस आप क्लास को ऐसे प्यार दिखाते रहिए और जहां जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और बहुत जल्दी यहाँ पे और भी सारी लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते मान लो, मैं बीमार था और सर भी बीमार थे, हम दोनों क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। अब हमारी क्लासेज हो सकता है कि मंडे से रेगुलर ही चले, शायद ही कोई दिन ऐसा हो जो मिस हो। थैंक यू सो मच।